नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुकेश ऑनलाइन क्लास पर। साथियों, आज के वीडियो के सेशन में अपनी बात करेंगे राजस्थान अध्ययन से आए हुए पुराने प्रश्न, विभिन्न एग्जामों में जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी अपनी आज के वीडियो के सेशन में बात करने वाले हैं। तो सभी से गुजारिश रहेगी कि वीडियो शुरू से लेकर आप अंत तक देखिएगा और मैं ये वादा करता हूँ साथियों, आज के वीडियो के सेशन से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको बेहतरीन नॉलेज दे के जाएंगे। रही बात साथियों, अगर आप सबसे पहले हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। फिर आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो अपने अपलोड करें तो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना साथियों। अपने आज के वीडियो का सेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना साथियों। चलिएगा साथियों, पहले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है और ये राजस्थान अध्ययन से जितने भी पुराने प्रश्न आए हुए हैं ना वही प्रश्न अपन यहाँ पर ले रहे हैं साथियों, ठीक है। देखो, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक साहब का मकबरा है साथियों। आपके ऑप्शन है तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और जालौर। तो साथियों याद रखना, जो संत जो आपके मलिक साहब हैं उनका जो मकबरा है वो राजस्थान के अंदर जालौर के किले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न लिखा है अपन ने, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 55 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। मतलब जो आपका अंग्रेज अधिकारी है लॉर्ड लेक, उसने इस किले पर अनुमानित किताबों के अनुसार 55 बार भाई हमला किया था, चढ़ाई की थी, लेकिन एक बार भी उसको सफलता नहीं मिली थी। आपके ऑप्शन हैं बाला किला अलवर वाला, लोहागढ़ भरतपुर, अचलगढ़ आबू और मांडलगढ़ भीलवाड़ा। बताइए साथियों, आप भी कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताओगे तो आपको भी पता चलेगा कि अपने को क्या कुछ कितना आ रहा है। और मैं आपका इसका सही आंसर बताता हूं साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी है, लोहागढ़ भरतपुर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अपने चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है आज का आपके लिए। लिखा है साथियों कि गुब्बारा, नुसरत और नागवली और गजक नाम है। मतलब जो आपके ये कुछ नाम दे रखे हैं इनका संबंध किस से है। चलिए अपने ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन लिखा है कि मारवाड़ ठिकाना की ये वस्त्र हैं, या मेवाड़ में प्रचलित ये मिठाइयाँ हैं, या अजमेर दुर्ग में ये रखी तोपों के नाम हैं, या जोधपुर दुर्ग में रखी ये तोपों के नाम हैं। तो आपकी जानकारी के मुताबिक इस आंसर का जो आपका प्रश्न है इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर आपका डी, इसमें आप राइट कर लेना। जो आपकी ये गुब्बारा है, नुसरत है, नागवली है और गजक है, ये आपकी जोधपुर दुर्ग में रखी तोपों के नाम है साथियों, ठीक है ना। चलिए अपने चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपन ने लिखा है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। राजस्थान का प्रथम जो आपका विजय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लो भाई आपके, एक तो जयगढ़ अजमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग और विजय मंदिर अलवर। जो आपका जो प्रथम विजय स्तंभ है राजस्थान का, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और राजस्थान अध्ययन से ही पुराने ये प्रश्न आए हुए हैं, वही इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं साथियों, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बयाना दुर्ग है ये आपका राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, इसी में स्थित है आपका, ठीक है ना। चलिए अपने चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 5 आपका लिख रखा है, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो आपका देलवाड़ा में स्थित जो आपका आदिनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आपके ऑप्शन रखे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, विमल शाह, भगेला राजा और आपका संप्रति राजा। तो बताइएगा आप भी, इसका मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 20 में आप राइट कर लेना, विमल शाह है, इन्होंने ही आपके देलवाड़ा में जो आपका आदिनाथ मंदिर स्थित है इसका निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की अपने बात करते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 आज का लिखा है, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी, पानी के स्थान पर ये भी नहीं है साथियों, इसमें ये मिस प्रिंट हो गया, पानी के स्थान पर इधर घी आया है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा देख लेना।
पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं सांवलिया मंदिर चित्तौड़ वाला, सोमेश्वर महादेव उदयपुर वाला, भंडा साहिब जैन मंदिर आपका बीकानेर वाला, या श्रीनाथ जी मंदिर आपके नाथद्वारा वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। जो बीकानेर वाला आपका जो भंडा साहिब जैन मंदिर है, इसमें आपका पानी के स्थान पर आपके ईंटों के निर्माण में जो आपकी ईंटें लगाई गई थी उनमें घी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना साथियों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो का सेशन आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना और कुछ कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करता हूं मैं साथियों। तो अगला प्रश्न लिखा है आपका कि हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई है? आपके ऑप्शन हैं लाल चंद उस्ता, स्टीफन जैकब, रतन सिंह, हरि सिंह। इसका आंसर बताइएगा साथियों। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल चंद उस्ता। अब मैं आपसे इसी से एक प्रश्न पूछता हूँ कि हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसमें जो कितने मंजिल है और पांचों मंजिल का आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का आप क्रम बताइएगा कमेंट सेशन में, तो पता चलेगा आपको क्या कुछ नॉलेज है साथियों हवा महल के बारे में। मैंने बता दिया कि इसका जो आपका डिज़ाइन है वो आपका लालचंद उस्ता ने तैयार किया था। अब आपको कमेंट सेशन में बताना है कि ये किस शासक ने बनवाया था, किस सन में बनवाया था, और आपका इसमें कितने मंजिल हैं, या आप इसका आरोही और अवरोही क्रम भी बता देना मंजिलों के नाम के। ठीक है ना। चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है साथियों, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कोटा में, बूंदी में, जयपुर में, झालावाड़ में। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में है। ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है साथियों, अगला प्रश्न लिखा है कि सलीम सिंह की जो आपकी हवेली है और आपके साथ में जो नथमल की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको ऑप्शन लिखा है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में ही आपकी सलीम सिंह की हवेली है और उधर ही आपकी नथमल की हवेली है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है साथियों, अगले प्रश्न में लिखा है, क्या लिखा है भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल का ये प्रश्न है। ठीक है ना। इसमें ऑप्शन देखिएगा, अम्मू स्वामीनाथन है, दुर्गाबाई देशमुख हैं, एनी मस्क्रीन है, या दक्ष यानी वेलयुद्धन है। तो आपके ऑप्शन ये हैं। प्रश्न का स्टैंडर्ड है, ये शानदार प्रश्न है साथियों, परीक्षा में आने लायक ये प्रश्न है। रिपीट होगा ये प्रश्न पक्का, क्योंकि पुराने एग्जाम में RS प्री 2016 वाली भर्ती में आया था ये शायद प्रश्न, मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरे को ये भाई अंदाजा है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कि जो आपकी जो महिला है जिसने भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी वो आपकी एनी मस्क्रीन ही रहेंगी। लेवल का प्रश्न है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना भाई। ठीक है ना। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न लिखा है कि मूल संविधान जो आपका भारतीय मूल संविधान है ये किसके द्वारा हस्तलिखित है? ये भी लेवल का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है नंदलाल बोस, दूसरा ऑप्शन है आपका राम मनोहर सिन्हा, तीसरा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और चौथा है वसंत कृष्णन वेधे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, कि जो आपके मूल भारतीय संविधान है वो आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। ठीक है साहब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है साथियों कि किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा था? भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा? ऑप्शन आपके राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसी बातें तो आपके पंडित जी किया करते थे अक्सर कमेंटबाजी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रांतों के अंदर जो आपका जो द्वैध शासन की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के तहत की गई थी या हुई थी, जो भी है।
आपके ऑप्शन हैं 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 1935 का जो अधिनियम है उसके मुताबिक ही आपकी जो प्रांतों में द्वैध शासन की जो स्थापना है वो की गई थी आपकी। ठीक है ना साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद करूंगा आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं, तभी कुछ अच्छा सीख पाओगे साथियों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 14 कि प्रारूप समिति के जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन थे। तो आपके ऑप्शन लिखे हैं सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आपके जो आपके प्रारूप समिति हैं उसके आपके जो अध्यक्ष हैं वो आपके भीमराव अंबेडकर हैं। अब मैं आपको पूछता हूँ कि आपको जो एक तो आपका प्रारूप समिति है, एक आपका जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष है, जो आपका मुख्य अध्यक्ष था, संविधान सभा का जो मुख्य अध्यक्ष था ना, वो एक तो इसमें आपका स्थायी आता है। कौन आता है? स्थायी। और दूसरे आते हैं आपके अस्थायी। आप कमेंट सेशन में दोनों के दोनों बताना कि स्थायी कौन थे और अस्थायी कौन थे। ठीक है ना, चलता हूँ मैं आपका नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है साथियों कि किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न क्या पूछा है, लेवल अच्छा है प्रश्न का, दोबारा भी रिपीट होगा। लिखा है कि जो आपके संविधान की जो प्रस्तावना है, जो मूल संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी, एक आपकी पंथ निरपेक्षता और एक आपका अखंडता। तो प्रश्न ये पूछा कि तीनों शब्द वो आपके किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे। आपके ऑप्शन हैं 42वां संशोधन 1976 वाला, 44वां संशोधन 1978 वाला, 61वां संशोधन 1989 वाला या 52वां संशोधन 1985 वाला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। 42वां संशोधन 1976 है, उसके तहत ही आपकी जो प्रस्तावना है उसके अंदर आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं और बात कर लेते हैं। और ये प्रश्न भी बहुत शानदार है, ये आरएस के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। ये सभी लगभग आपके पुराने प्रश्न, मुख्य जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं ना आपकी, उन्हीं से उठाए गए हैं। राजस्थान अध्ययन का यह पूरा का पूरा आपका सार, संदर्भ, विश्लेषण प्रश्नों के साथ किया जा रहा है साथियों। अगला प्रश्न लिखा है कि जो आपके प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष अभी अपने प्रश्न बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, में कांग्रेस के सदस्य कितने थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भी जो आपकी जो प्रारूप समिति है उसके अंदर जो कांग्रेस है उसके सदस्य कितने थे। ऑप्शन 2 मिले या 3 है या 5 है या 7 है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में बताइएगा और मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ साथियों। ऑप्शन नंबर ए, प्रारूप समिति के अंदर आपके 2 सदस्य कांग्रेस से थे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है साथियों, अगले प्रश्न पे क्या लिखा है कि राजस्थान में दान चंद्र जो चोपड़ा हैं उनकी ये वैली नहीं हवेली है, उनकी हवेली कहाँ स्थित है। दान चंद्र जो चोपड़ा हैं उनकी हवेली कहाँ पर स्थित है। सुजानगढ़, रतनगढ़, नवलगढ़ या रामगढ़। आपका ऑप्शन नंबर ए सही कर देना। सुजानगढ़ के अंदर दानचंद चोपड़ा है उनकी हवेली स्थित है। और मैं यहाँ पर एक अच्छे स्टूडेंट होने की निशानी क्या बताता हूँ, अगर ये प्रश्न आप पढ़ते हो दानचंद चोपड़ा, जरूरी क्या है आगे आगामी प्रश्नों में जो आपके आगामी एग्जाम में उनके जो प्रश्न मिले उनमें ये दानचंद चोपड़ा ही मिले। क्या पता भाई रिपीट प्रश्न है, दोबारा भी आ जाए। लेकिन आपको जितने भी हवेलियाँ हैं उनको एक साथ याद कर लेना है ताकि कोई भी हवेली है आपको कन्फ्यूजन ही ना रहे। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 8-10 होंगी आपकी, ठीक है ना, तो एक साथ उनको याद करें। ऐसे आप अगर कोई भी कंटेंट को एक साथ मिलाकर याद करते हैं तो लंबे लंबे टाइम तक आप उसको याद रख सकते हो। अगला प्रश्न लिखा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। हसन निजामी का यह कथन किस किले के संदर्भ में था। जो आपके हसन निजामी हैं उन्होंने ये बात कही थी कि ये तो किला ऐसा है भाई कि इसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। किस किले के बारे में कहा था। आपका ऑप्शन है जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ और जालोर। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर डी जालोर आपका क्या है। जालोर के किले के बारे में ही इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है साथियों
कि महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। महमूद खिलजी है प्रथम, उन्होंने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। ऑप्शन ए लोहागढ़, ऑप्शन बी शेरगढ़, ऑप्शन सी गागरोन और ऑप्शन डी आपका अचलगढ़। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी का नाम ही इन्होंने क्या करवाया था, मुस्तफाबाद रखा था। और मोहम्मद खिलजी था, इसने राजस्थान का जो ये आपका जो गागरोन किला है इसमें इसने एक कोर्ट का निर्माण करवा दिया था और फिर इसने इसका नाम क्या रख दिया था, मुस्तफाबाद रख दिया था। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है साथियों, अगले प्रश्न में क्या लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2009 में कहां पर आयोजित हुआ था। ये प्रश्न भी लेवल का है, ठीक प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर सी कोपेनहेग, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी आपका नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, कोपेनहेग था। इस स्थान पर ये क्या हुआ था, 2009 का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वीडियो को साथियों लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला प्रश्न, बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है। धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। धौलपुर में बाबू महाराज का मेला लगता है। अगला प्रश्न लिखा है साथियों कि जो आपकी जो धौलागढ़ देवी है का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है। अजमेर, जयपुर, अलवर, नागौर। बताइएगा कमेंट सेशन में। धौलागढ़ देवी का जो मंदिर मेला है वो राजस्थान में किस जिले में लगा है, या मतलब किस जिले में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर में जो आपका धौलागढ़ देवी है इनका मेला लगता है। अगला प्रश्न, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। और ये प्रश्न रीट 3rd ग्रेड 2022 के अंदर लेवल 1 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। अब देखो साथियों इसका सटीक आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको किताबों में अगर पूरा विश्लेषण देखते हो तो जैसलमेर तथा बाड़मेर भी मिलता है, लेकिन इसका पूरा अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो 90% सही आंसर इसका जैसलमेर ही माना जाता है और बोर्ड ने भी इसका यही आंसर माना है साथियों। तो अगर आपको आगामी कोई भी एग्ज़ाम है उसमें ये प्रश्न मिलता है तो और ये दोनों ऑप्शन आपके मिलते हैं तो आपको जैसलमेर पे ही जाना है, याद रखना। अगला प्रश्न लिखा है साथियों, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है। ये प्रश्न भी 3rd ग्रेड लेवल 1 में रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी झालरापाटन, ऑप्शन सी आपको केशोराय पाटन और आपका ऑप्शन डी पुष्कर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा रे, राइट आंसर। झालरापाटन के अंदर ही चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है साथियों कि जो आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है बेनेश्वर मेला वो किस जिले में लगता है। बांसवाड़ा में लगता है या डूंगरपुर में या झालावाड़ या कोटा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर के अंदर इनका मेला लगता है। ऑप्शन नंबर इसका आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आपकी सही नहीं है। बताइएगा, मारवाड़ उत्सव आपका जोधपुर है या ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर या हाथी महोत्सव आपका जयपुर या ब्रज महोत्सव आपका धौलपुर। तो देखिए साथियों जो आपका मारवाड़ महोत्सव है वो आपका जोधपुर में ही मनाया जाता है, तो ये तो सही है। ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में ही मनाया जाता है, ये भी सही है। हाथी महोत्सव आपका जयपुर में मनाया जाता है, ये भी सही है। और जयपुर में हाथी महोत्सव के साथ साथ पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है, याद रखना। और जो आपका ये ब्रज महोत्सव है ये धौलपुर में नहीं मनाया जाता। ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपका भरतपुर में मनाया जाता है। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है साथियों कि कजली तीज जिसे बड़ी तीज भी कहा जाता है कब मनाई जाती है।
2018 थर्ड ग्रेड विज्ञान वर्ग में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को या श्रावण कृष्ण तृतीया को, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ही ये मेला मनाया गया था। ठीक है ना। ये आपकी जो तीज है ये मनाई जाती है, सॉरी मेला नहीं, जो आपकी कजली तीज है जिसको बड़ी तीज कहा जाता है। ठीक है ना। क्या हो गया? ठीक है, तो ये प्रश्न जो आपको कजली तीज है वो आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ही मनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है आपका जो झींगा गणगौर है, झींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? कोटा की, उदयपुर की, झालावाड़ की, अजमेर की। तो आपकी जो झींगा गणगौर है वो आपकी साथियों उदयपुर की क्या है? प्रसिद्ध मानी जाती है। अगले प्रश्न की अपने बात करते हैं। तो अगला प्रश्न लिखा है अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है? कोड़ामार होली, अब इस प्रश्न के साथ साथ जितनी भी होलियां हैं, पत्थर मार, बेंत मार, जो भी है, गोबर फेंक, ठीक है ना, ये सारी आपको एक साथ याद होनी चाहिए। ये एक अच्छे जो कंपटीशन में तैयारी करने वाले स्टूडेंट की क्या होती है? निशानी होती है। कोड़ामार होली है ये आपकी साथियों भिनाई अजमेर के अंदर आपकी मनाई जाती है, किशनगढ़ में नहीं मनाई जाती। ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपका सुगंधा दशमी पर्व किन से संबंधित है? ये जसनाथियों से है या जैनियों से है या विष्णुइयों से है या वैष्णवों से है? तो आपका जो सुगंधा दशमी पर्व है साथियों वो आपका जैनों से संबंधित है। इसी से ही संबंधित प्रश्न अब की बार थर्ड ग्रेड रीट में लेवल 1 में पूछा गया था कि जो आपका तेरा पंथ है, तेरा पंथी है, वो किन से संबंधित है? तो तेरा पंथी साथियों जैनों से ही संबंधित है होता है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा था साथियों मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? मुसलमानों का इनमें से कौन सा त्यौहार ऐसा है जिस दिन ताजिए निकाले जाते हैं? बकारत है या सब ए बारात है या ईद उल फितर है या मुहर्रम है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मुहर्रम को ताजिए निकाले जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न लिखा है साथियों ये जो आपकी ब्लू पोट्री है ये इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो आपकी ब्लू पोट्री है वो पहले किस नाम से जानी जाती थी? इसको पहले मरीन में कहा जाता था या नीलगिरी कहा जाता था या आप इसको कामचीनी कहा जाता था या इसको जामधानी कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा साथियों, कामचीनी इसको पहले आपका कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री के लिए राजस्थान का या तो उदयपुर है या कोटा है या चित्तौड़ है या बीकानेर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोटा के अंदर आपकी ब्लैक पोट्री ज़्यादा प्रचलन में है साथियों। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या लिखा है कि कुदरत सिंह को राजस्थान में किस कला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन लिखे हैं आपके मीनाकारी, ब्लू पोट्री, कपड़े की सफाई या मुरादाबादी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ साथियों, आपका जो कृपाल सिंह शेखावत है, मैं बता ही देता हूँ कि आपको जो कृपाल सिंह शेखावत प्रश्न पूछा जा सकता है। कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है ना, याद रहे, इनका संबंध सीकर जिले से है और ये आपके राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1922 के अंदर हुआ था और 1974 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। थोड़ी सी कृपाल सिंह शेखावत की आपको जानकारी ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है आपका कि मीनाकारी की जो कला है वो राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया था या लाई गई थी? जयसिंह द्वितीय, गज सिंह, जसवंत सिंह या मान सिंह प्रथम? तो ये जयपुर जो वाले शासक हैं मान सिंह प्रथम, इन्हीं के द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम मीनाकारी लाई गई थी। और कहाँ से लाई गई थी पता है आपको? लाहौर से लाई गई थी, लाहौर पाकिस्तान से। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है साथियों कि जिरोही, भाकला, गंदहा किस उद्योग के नाम हैं? ये पेंचवर्क हैं या मीनाकारी से संबंधित हैं
ये आपके ब्लू पोट्री से संबंधित हैं या जट पट्टी से संबंधित हैं। तो आपकी जो जिरोही, भाकला, गंदहा ये आपकी जट पट्टी से क्या है साथियों, संबंधित है आपकी। ठीक है ना, ये प्रश्न ठीक है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। होने को तो ये सारे प्रश्न ही रिपीट हो सकते हैं साथियों, क्योंकि राजस्थान अध्ययन से ये प्रश्न पुराने एग्जामों में आए हुए हैं, वही मैंने आपके सामने रखे हैं। अगला प्रश्न है, भरत, सूफ, हुर्रम जी आरी किससे संबंधित हैं? कढ़ाई और पेचवर्क, नक्काशी, ब्लू पॉटरी या गली चादरी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर कढ़ाई और पेचवर्क हैं, इनसे शब्द क्या हैं, संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल व सालावास जाने जाते हैं। लकड़ी के खिलौने निर्माण के लिए, कपड़े की मदों की बुनाई के लिए, कपड़े के मदों की छपाई के लिए, महिलाओं की चमड़े की जूते निर्माण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़े की मदों की बुनाई के लिए। ठीक है ना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न वीडियो के सेशन का, थेवा कला संबंध, कलाकार नहीं सीधा कला ही है। थेवा कला है वो कहाँ से संबंधित है, आपके जयपुर से या बाड़मेर से या बीकानेर से या प्रतापगढ़ से। तो आपका ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपकी थेवा कला है वो आपकी प्रतापगढ़ है। थेवा कला क्या होती है, कांच होता है ना, कांच के ऊपर सोने की नक्काशी की जाती है, सोने की क्या की जाती है, नक्काशी की जाती है, इसको आपका थेवा कला कहा जाता है। तो आज के वीडियो के सेशन में साथियों ये 40 महत्वपूर्ण बेहतरीन प्रश्न रखे गए थे। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आए हुए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न हैं वो राजस्थान अध्ययन से जो पुराने परीक्षाएं हैं उनमें आए हुए हैं, वहीं से लिए गए साथियों। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो का सेशन अच्छा लगा है साथियों, तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है ना। और कमेंट सेशन में आपकी राय बतानी है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है ना साथियों। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। जीके की क्विज हो या कोई भी एमसीक्यू है, उसके लिए आप हमारे चैनल मुकेश ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिले तो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है ना। तो आज के वीडियो के सेशन में इतना ही रखते हैं साथियों, दीजिएगा इजाज़त, चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच साथियों।